हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके सामने जो क्लास 10th की बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट, उसका चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम भी फुटप्रिंट विदाउट फीट ही है, लेकर आए हैं। और ये चैप्टर बड़ा ही ख़ास है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और ये इस बात का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसी चैप्टर के नाम पे जो बुक का नाम भी फुटप्रिंट विदाउट फीट रखा गया है। और ये भी मेरे भी जो फेवरेट चैप्टर्स हैं उनमें से एक चैप्टर है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले तो मैं इसके राइटर के बारे में बता दूं कि ये इस जो चैप्टर के जो राइटर हैं उनका नाम है H.G. वेल्स। ये ब्रिटिश राइटर हैं और ये आपने शायद देखा होगा, एक कुछ दिनों पहले एक मूवी आई थी, उस मूवी का नाम था द इनविजिबल मैन। द इनविजिबल मैन नाम की एक मूवी आई थी। और ये जो बुक है, ये जो चैप्टर है, उन्हीं की बुक द इनविजिबल मैन के ऊपर आधारित है। और इस जो बुक में एक साइंस फिक्शन है। ये जो बुक जो है एक साइंस फिक्शन है। अब साइंस फिक्शन क्या होता है कि फिक्शन का मतलब होता है कल्पना और साइंस का मतलब होता है विज्ञान। तो विज्ञान पे आधारित जो कल्पनाएं की जाती हैं, उनके ऊपर जो कहानियां बनती हैं, उन्हें साइंस फिक्शन कहते हैं। तो ये बुक, ये जो चैप्टर है, ये एक साइंस फिक्शन है। इसमें एक साइंटिस्ट होते हैं, ग्रिफिन नाम होता है उनका, और वो बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट होते हैं। और वो एक ऐसी दवा का आविष्कार करते हैं, ऐसी एक मेडिसिन वो बनाते हैं कि जिस मेडिसिन को खाने के बाद कोई भी इंसान है और उनकी जो पूरी बॉडी वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है और वो किसी को दिखाई नहीं देते, वो अदृश्य हो जाते हैं। लेकिन उन साइंटिस्ट, देखिए, जो ब्रिलियंट लोग होते हैं उनमें थोड़ी सोशलिटी या सामाजिकता का थोड़ा अभाव होता है। तो ठीक ऐसा ही इसमें जो हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो हमारे प्रोटोगनिस्ट हैं, जो डॉक्टर ग्रिफिन हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनके साथ भी ऐसा होता है। तो वो क्या करते हैं कि खुद ही के ऊपर प्रैक्टिकल करके और खुद ही उस दवाई को निगल लेते हैं। और निगल लेने के बाद जो है उनकी बॉडी जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है या इनविजिबल हो जाते हैं, वो किसी को दिखाई नहीं देते। उसके बाद में वो क्या क्या एडवेंचर करते हैं वो हम अब स्टार्ट करेंगे। वीडियो को आप एंड तक देखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक इस वीडियो के बेनिफिट्स को पहुंचाया जा सके। और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे हमारे जो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय टाइम टू टाइम मिलते रहें, ताकि आप उनको मिस न करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब चैप्टर स्टार्ट होता है उसमें जो टू बॉयज़ हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं और कुछ एक ऐसा दृश्य उनके सामने आता है जिसको देख के वे बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट। कि देखिए, दो बच्चे हैं, ये दो इनके सामने ही मतलब कुछ ऐसा होता है कि मडी प्रिंट्स यानी कि कीचड़ के भरे हुए इम्प्रिंट्स यानी फुटप्रिंट इनके सामने ही उपस्थित होते हैं। ये उन फुटप्रिंट्स को देख के कि भाई उनको इंसान तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फुटप्रिंट्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। तो इम्प्रिंट का मतलब होता है फुटप्रिंट्स। तो इसके जो हार्ड वर्ड्स है आप अंडरलाइन कर लीजिएगा उसको अपने बुक में, और साथ के साथ आप उसको नोट करते जाइए। सो व्हाट वाज ए बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप ऑफ ए हाउस इन द मिडिल ऑफ लंडन एंड वेयर वाज द मैन। तो वही आश्चर्य करते हैं कि यार, लंदन जैसे शहर में एक नंगे पैर, बेयर फुटेड का मतलब जिसके पास जूते नहीं हो, विदाउट शूज एंड स्लीपर, तो एक जो बेयर फुटेड मैन है वो घर की सीढ़ियों के ऊपर उसके फुटप्रिंट्स बने हुए, वो वहाँ पे क्या कर रहा है इन द मिडिल ऑफ द लंदन, वो भी लंदन जैसी जगह पे। एंड वेयर वाज द मैन, लेकिन फुटप्रिंट तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन आदमी दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो आदमी कहाँ है? तो देखिए, बेयर फुटेड का मतलब होता है विदाउट शूज या स्लीपर।
एज दे गेज का मतलब वे बड़े ध्यान से, अब उनको बड़ी उत्सुकता पैदा हो गई कि यार ये क्या है, ये क्या आश्चर्य हो रहा है, इंसान तो दिख ही नहीं रहा, फुटप्रिंट बनते जा रहे हैं। तो वो गेज का मतलब ध्यान से देखना, जो गेज का मतलब जो हम ध्यान से जो देखते हैं उसको बोलते हैं गेज। तो वो उस चीज़ को बड़ा ध्यान से देखते हैं, बिल्कुल घूर घूर के, मतलब उसको रिमार्केबल तरीके से देखते हैं। ए रिमार्केबल साइट उनके सामने, रिमार्केबल का मतलब होता है ध्यान देने योग्य या बिल्कुल ही यूनिक साइट मेड देयर आइज। उनके सामने ऐसा दृश्य पैदा हो रहा था कि फुटप्रिंट तो बन रहे थे लेकिन इंसान नहीं था। ए फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, पता नहीं कहाँ से फ्रेश जो फुटमार्क थे वो पैदा हो रहे थे। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, अब उन्होंने क्या किया, उत्सुकतावश उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करना शुरू कर दिया। तो फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर, एक के बाद उन्होंने जो फुटप्रिंट्स हैं वो उन्होंने देखना शुरू किया। डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, कि वो जो फुटप्रिंट थे वो आगे बढ़ते जा रहे थे, वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे और गली की तरफ जा रहे थे। प्रोग्रेसिंग का मतलब आगे बढ़ रहे थे, एडवांसिंग, प्रोग्रेसिव मीन्स एडवांसिंग, या आगे बढ़ रहे थे डाउन द स्ट्रीट, नीचे गली की तरफ वो आगे बढ़ रहे थे। द बॉयज फॉलोड, अब लड़के जो बच्चे थे उन बच्चों में तो उनसे उत्सुकता होती है, तो वो उनको उत्सुकतावश उन्होंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। फैसिनेटेड थे बहुत ज़्यादा। फैसिनेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ की तरफ मन, मतलब स्तब्ध होकर मंत्रमुग्ध हो जाना, दैट इज कॉल्ड फैसिनेटेड। तो बिल्कुल जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो उनको और कुछ सुध-बुध ही नहीं रही, तो वो उसकी तरफ भयंकर रूप से आकर्षित हुए। अंटिल द मडी इंप्रेशन बिकेम फेंटर, लेकिन धीरे धीरे ये जो मडी इंप्रेशंस थे ये धुंधले होते चले गए, क्योंकि जो पैरों में जो कीचड़ लगा हुआ था वो धीरे धीरे कम होता चला गया, और जो इंप्रेशंस थे वो फेंटर का मतलब धुंधले होते चले गए। उसके जो इंप्रेशंस थे वो धुंधले होते चले गए, एंड फेंटर और धुंधले होते चले गए, एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, और वो डिसअपियर हो गए या गायब हो गए, यानी कि फुटप्रिंट बनना बंद हो गया। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल, इस मिस्ट्री की जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही सिंपल है। द bewildered बॉयज, जो सरप्राइज जो लड़के जो देख रहे थे दृश्य, हैड बीन फॉलोइंग ए साइंटिस्ट, और वो जिन फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे थे वो एक साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे। bewildered का मतलब सरप्राइज्ड। हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, जिसने अभी अभी इस चीज का आविष्कार किया था कि ह्यूमन बॉडी को किस तरह ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब तो पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके। सपोज आपकी कोई भी चीज़ ट्रांसपेरेंट है, जब आप उसके आर पार देख सकते हैं तो जाहिर सी बात है वो आपको दिखाई नहीं देगी। तो उन्होंने कुछ ऐसा आविष्कार कर लिया था, ऐसी उन्होंने डिस्कवरी कर ली थी कि जिससे ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट किया जा सके। ग्रिफिन, देखिए जिसने किया था उसका नाम था ग्रिफिन। जो साइंटिस्ट जो था, द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। ग्रिफिन बहुत सालों से इस प्रोजेक्ट पे लगे हुए थे, वो एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे ये प्रूव करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी जो है या इंसान की जो बॉडी है उसे भी गायब किया जा सकता है या अदृश्य किया जा सकता है। फाइनली आखिरकार क्या हुआ, उसने वो जो मेडिसिन थी वो तैयार कर ली, जो दवाई है वो बना ली उसने, जिससे उस ड्रग को उसने बना लिया जिससे ह्यूमन बॉडी को ट्रांसप्लांट किया जा सके। तो फाइनली ही स्वेलर को होता था निगलना, यानी उसने वो जो रेयर ड्रग उसने पैदा की थी, जो एक नया फॉर्मूला जो उसने बनाया था, सर्टन रेयर ड्रग, यानी वो जिस चीज जो एक सर्टन रेयर ड्रग उसने जो बनाई थी उसको उसने खुद ही के ऊपर ही उसका प्रैक्टिकल किया और खुद ही उसको पी लिया। स्वेलो का मतलब निगलना या पीना। एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज ए शीट ऑफ ग्लास, और उसकी जो बॉडी थी वो उतनी ही ट्रांसपेरेंट हो गई जितना कि कोई ग्लास की शीट होती है। यानी कि देखिए आपने देखा होगा ना, शीशे जितनी ट्रांसपेरेंट वो हो गई, दो इट आल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास। लेकिन ट्रांसपेरेंट होने के बावजूद भी ऐसा नहीं था कि वो कोई बॉडी उसकी गायब ही हो गई, बॉडी वहीं मौजूद थी, लेकिन
वो सॉलिड भी उतनी ही हो गई जितना सॉलिड ग्लास होता है। ग्लास यानी शीशा। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज। भाई देखिए, ग्रिफिन जो था वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट साइंटिस्ट है। ब्रिलियंट का मतलब बहुत ही ज़्यादा तीक्ष्ण बुद्धि, जिसमें इंटेलिजेंसी कूट कूट के बड़ी हुई है, उसको बोलते हैं ब्रिलियंट। तो ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, ग्रिफिन वाज रादर ए लॉलेस पर्सन। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉलेस? लॉलेस मीन्स हु डजंट ओबे लॉ, यानी कि जो कानून को नहीं मानता, या ऐसे व्यक्ति जो कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं करता, उस व्यक्ति को लॉलेस पर्सन कहा जाता है। तो ग्रिफिन हालांकि क्या था? तो अब देखिए, इसमें क्वेश्चन तैयार होता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रिफिन, या ग्रिफिन जो था उसके चरित्र की क्या क्या विशेषताएं थी। पहली विशेषता ये थी कि ही वॉज ब्रिलियंट साइंटिस्ट, वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। दूसरा, उसकी जो कैरेक्टर की स्पेशली, देखिए क्वेश्चन ये आया हुआ है कि ग्रिफिन का जो आपको कैरेक्टर स्केच भी दे दिया जा सकता है कि भाई एग्जाम में आप ग्रिफिन का कैरेक्टर स्केच लिखिए, तो इसमें आपको दो बातें मेन लिखनी है कि एक तो ब्रिलियंट साइंटिस्ट था और दूसरी बात वो एक लॉलेस पर्सन था, यानी कि वो कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं करता था, नियमों को मानना उसके वश की बात नहीं थी। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम। उसका जो लैंडलॉर्ड जो था, यानी कि जिस मकान में वो रहता था या जिस किराए के मकान में वो रहता था, तो उसका लैंडलॉर्ड क्या करता था? उसको डिसलाइक करता था। डिसलाइक का मतलब उसको पसंद नहीं करता था। एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम। तो मकान, अब जब भाई मकान मालिक का मकान किसी दूसरे का है, और अगर मकान मालिक अगर मान लीजिए नाराज हो जाता है, या लैंडलॉर्ड अगर नाराज हो जाता है, तो वो क्या करेगा? जाहिर सी बात है कि वो उसका जो टेनेंट रहेगा या किराएदार जो रहेगा उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा। तो उसने भी क्या किया कि उसने उसको इजेक्ट करने का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इजेक्ट? इजेक्ट का मतलब होता है, देखिए आपने शायद सीडी प्लेयर वगैरह पे एक बटन देखा होगा, उस बटन को दबाने से सीडी या कैसेट बाहर आ जाती है, उसे इजेक्ट बटन कहते हैं। तो इजेक्ट का मतलब हो गया कि एक ऐसा बटन, या एक इजेक्ट का मतलब होता है बाहर निकालना। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इजेक्ट? इजेक्ट मीन्स टू टेक समवन आउट, या टू थ्रो समवन आउट, दैट इज कॉल्ड इजेक्ट। तो हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम। उसका लैंडलॉर्ड उसको पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने क्या किया? उसको मकान से बाहर निकालने का प्रयास किया। अब उसने उसको बाहर निकाल दिया, तो उसने क्या किया? देखिए ग्रिफिन, मैं बता रहा हूँ, एक्सट्रीमली लॉलेस पर्सन था, इतना शॉर्ट टेम्पर था, इतना गुस्सा उस आदमी को आता था कि इन रेवेंज, तो बदला लेने के लिए उसने क्या किया? रेवेंज का मतलब बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने क्या किया? उस मकान में ही आग लगा दी। तो ग्रिफिन भाई इनविजिबल तो था ही था वो, तो ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। ये देखिए उसका मकान जल रहा है। अब क्या हुआ? अब जब उसने मकान में आग लगा दी तो उसको पकड़ने की कोशिश की जाने लगी। तो उसने उसको बचना था, तो उसने क्या किया कि बचने के लिए उसने एक एक करके अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिया, और जैसे ही उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए, वो बिल्कुल इनविजिबल हो गया। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स। उसे अपने कपड़े उतारने पड़े। Thus it was that he became a homeless vendor। अब देखिए, किराए के मकान में रहता था, मकान में आग लगा दी, सब कुछ जल गया, खुद का सामान भी उसका जल गया, घर कहीं रहने को था नहीं, यारी दोस्ती वो किसी से रखता नहीं था, तो जाहिर सी बात है किसी के पास जा भी नहीं सकता था। बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, लेकिन बाय नेचर बहुत ख़राब था। इसलिए वो क्या बन चुका था? एक होमलेस वेंडरर, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई घर नहीं था। होमलेस था वो। वेंडरर यानी भटकने वाला, जो इधर उधर भटकता रहता है उसको बोलते हैं वेंडरर। और होमलेस यानी जिसका कोई घर नहीं हो, तो यानी कि बेघर बंजारा, अगर ना आवारा में बंजारा, तो बेघर बंजारा बन गया वो, तो बिल्कुल विदाउट क्लोथ। सबसे बड़ी चीज, कपड़े भी नहीं थे उसके पास। विदाउट मनी, कोई पैसा नहीं उसकी जेब में। एंड क्वाइट इनविजिबल, और बिल्कुल इनविजिबल, किसी को दिखाई नहीं देता। अंटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड एंड लेफ्ट द फुटप्रिंट एज ही वॉक्ड। और वो जब तक इनविजिबल था, जब तक कि उसके जो पैर थे वो कीचड़ में, अब
इनविजिबल होने के लिए जूते भी उतारने पड़े उसको, क्योंकि जूते उतारोगे तो जूते तो कम दिखेंगे ना भाई, अंदर की बॉडी तो नहीं दिखेगी। तो अब वो बिल्कुल बिल्कुल वही था, उसने नेकेड पोजीशन में था। तो उसने जहाँ अपने पैर रखे वो पैरों के निशान बनते चले गए, और उन्हीं पैरों के निशान को वो लड़के फॉलो कर रहे थे। Until he happened to step in some mud and left footprint as he walked। और जैसे जैसे चलता जा रहा था वो फुटप्रिंट बनते जा रहे थे। He escaped easily enough from the boys। अब वो क्या हुआ, तो ये तो उससे पहले की कहानी थी कि भाई उसने इनविजिबल हुआ, फिर मकान में आग लगाई, फिर वो अब वो क्या हुआ, कीचड़ में उसके पैर हो गए तो वो उसके फुटप्रिंट बनने लगे। अब लड़कों से तो उसने इजीली छुटकारा पा लिया था, फिर लड़कों से ही एस्केप यानी उससे बच तो निकला वो इजीली, आराम से। इनफ फ्रॉम द बॉयज से हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट इन लंदन, जो उसके लंदन में उसके फुटप्रिंट्स को क्या कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर। लेकिन अभी भी उसके जो एडवेंचर वो करने वाला था ना, या अब वो जो सीन क्रिएट करने वाला था, उन सीन्स का भी कोई अंत नहीं हुआ था। ही हैड चूजन ए बैड टाइम ऑफ द ईयर। अब उसने भी देखो, मतलब इनविजिबल होने के लिए जो टाइम चुना वही बेकार चुन लिया, बैड टाइम चुन लिया उसने। कैसे चुन लिया, ही हैड टू वेंडर अबाउट। अब भाई लंदन विदाउट क्लोथ्स, तो उसने क्या किया था कि ही हैड चूजन ए बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वेंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लॉथ्स। उसने लंदन की गलियों में बिना कपड़ों के घूमने के लिए जो नेकेड फॉर्म में घूमने का जो टाइम चुना था वो गलत चुना था। क्यों चुना था गलत, क्यों अभी बताता हूं मैं, कि इट वॉज मिड विंटर, ये मिड विंटर का टाइम था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड। देखिए हमारे हिंदुस्तान में इतनी ठंड पड़ती है, वो तो नॉर्थ पोल के पास रहते हैं भाई। लंदन तो धीरे धीरे आप जैसे जैसे आप नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ोगे तो ठंड बढ़ती जाएगी, और लंदन इंग्लैंड वगैरह में तो बर्फबारी होती है। ये उन देशों में तो जो यूरोपियन कंट्रीज है उनमें मोस्टली में स्नोफॉल होता है। तो उसने टाइम भी कौन सा चुना, मिड विंटर का, जनवरी का महीना उसने चुना है। देखिए आप, द एयर वॉज ब्यूटीफुल एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स। अब देखिए लंदन दिख रहा है आपको पिक्चर में, और ऐसे ठंड में वो बिना कपड़ों के तो रह ही नहीं सकता था भाई। कपड़े तो भाई अगर आपकी बॉडी इनविजिबल भी है तो लेकिन ठंड तो लगेगी ना आपको, तो अब बिना ठंड के कपड़े तो आपको पहनने ही पड़ेंगे। तो अब वो उसके पास अब कपड़े पहन ले तो दिखाई देगा, और दिखाई नहीं देने के लिए कपड़े उतारने पड़ेंगे, और टाइम बिल्कुल सर्दी का था, तो बेचारा बड़ी समस्या में था। आगे देखिए, इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट, अब वो सोच रहा था यार मैं इधर उधर कैसे घूमता रहूं, तो उसने ये किया, उसने क्या सोचा, तो इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लीप इनटू ए बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। अब उसने सोचा है कि भाई मैं इनविजिबल तो हूँ ही, किसी को दिखूंगा तो मैं हूँ नहीं, तो अपन तो ऐसा करते हैं किसी सुपरमार्केट में चलते हैं। तो वो क्या हुआ कि वो एक लंदन स्टोर में जाकर घुस गया। अब स्टोर में क्यों घुसा, क्योंकि स्टोर के जो अपने जैसे बिग बाजार वगैरह होते हैं, रिलायंस के जो मॉल वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा, कभी आप गए होंगे, तो उनमें क्या होता है कि A to Z आपको रिक्वायरमेंट का सामान मिल जाता है। तो उसने फैसला किया कि भाई मैं ऐसा करता हूं कि एक बजाय गलियों में भटकने के, और मैं किसी सुपरमार्केट के अंदर छुप जाता हूं, क्योंकि इनविजिबल हूं, दिखाई तो वैसे भी नहीं देना था वो किसी को। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड। फिर क्या हुआ, वो चुपचाप उस सुपरमार्केट के अंदर से घुस गया, और उसका जो क्लोजिंग टाइम वो आ गया भाई, सुपरमार्केट के बंद होने का क्लोजिंग टाइम अराइव्ड। एंड एज सुन एज द डोर वर शट, और जैसे ही सुपरमार्केट के दरवाजे बंद हुए, क्योंकि शाम को सब अपने अपने घर चले गए, मार्केट को क्लोज कर दिया गया, ग्रिफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग। अब उसको मजा आ गया, पूरा स्टोर खाली, कोई नहीं था, खुद इनविजिबल था, अकेला था। तो अब भैया अब अपने को पूरे आनंद लेने हैं इस चीज के। तो ग्रिफिन ने क्या किया, ग्रिफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग। सबसे पहले तो अपने आप को कपड़ों का आनंद देना चाहता था। प्लेजर का मतलब आनंद, खुशी, कपड़े पहनने की खुशी। क्यों भाई, अब तक तो वो कपड़े पहन नहीं सकता था, कपड़े पहनेगा तो किसी को दिखाई देगा। एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। अब उसको भूख भी लग रही थी, पूरे दिन से भटक रहा था वो, तो अब उसको खुद को भोजन भी, खुद का पेट भी तो भरना था उसको। फीडिंग हिमसेल्फ, खुद को फीड भी करना होता। देखिए एक तो होता है ईट का तो मतलब होता है खुद खाना, और एक होता है फीड का मतलब है दूसरों को खिलाना। तो वो क्या करना चाहता था,
खुद को फीड करना चाहता था और उसको क्या करना था, कोई एक्सपेंस भी नहीं करना था, पैसे भी नहीं देने थे किसी को। क्यों? स्टोर पूरा उसका उसके सामने खुला हुआ था। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, उसने क्या किया, बढ़िया बढ़िया कपड़ों के बक्से खोले, ब्रोक तोड़े, ओपन बॉक्सेस खोले, एंड रैपर्स, उनके रैपर तोड़े, एंड फिटेड हिमसेल्फ, और खुद की फिटिंग के वार्म क्लोथ, गर्म कपड़े उसने पहन लिए साहब। सूंद विद शूज, जल्दी ही उसने जूते पहन लिए, एंड ओवरकोट, एक बढ़िया सा ओवरकोट ले लिया। ओवरकोट का मतलब होता है कि सारे कपड़े पहनने के बाद ठंडे इलाकों में क्या करते हैं कि एक ऊपर से लेके नीचे तक का एक पूरा बहुत लंबा कोट होता है, उसको ओवरकोट बोलते हैं। वो ओवरकोट क्या करता है, पूरी बॉडी को कवर कर लेता है, और ठंडे इलाकों में इसलिए पहना जाता है कि ठंड ना लगे। तो उसने क्या, उसकी ओवरकोट ले लिया, एंड वाइड ब्रिम्ड हैट, और एक चौड़ी सी टोपी उसने ले ली सिर के ऊपर लगाने के लिए। भाई पैसे देने नहीं थे ना, तो बढ़िया क्वालिटी के सब कपड़े वगैरह, ओवरकोट, शूज, क्लॉथ उसने ले लिया बढ़िया फिटिंग के। ही बिकेम फुली ड्रेस्ड, अब वो बिल्कुल फुली ड्रेस्ड हो गया, बिकेम फुली ड्रेस्ड, और साथ ही साथ वो विजिबल भी हो गया। क्यों? भाई वो तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसके पहने हुए कपड़े तो दिखाई दे ही रहे थे। तो फुली ड्रेस्ड हो गया और पूरा विजिबल पर्सन हो गया। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, अब क्या हुआ साहब, कपड़े पहन लिए, अब भूख लग रही थी, तो क्या है, उसी जो सुपरमार्केट होते हैं उनमें खाने का सेक्शन भी होता है, किचन भी होता है, और रेस्टोरेंट, वहाँ उसके अंदर रेस्टोरेंट वगैरह सब होते हैं। तो इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट, उसको कोल्ड मीट मिल गया, एंड कॉफ़ी मिल गई उसको, बढ़िया उसने कॉफ़ी पी, गर्मा गर्म कॉफ़ी गर्म करके, ठंडा मीट था उसको गर्म करके बढ़िया खा लिया। एंड इफ देखिए, मीट खा लिया, कॉफ़ी पी ली, फिर उसके बाद में क्या, उसने मिठाई खाई, खूब तरह तरह की मिठाइयाँ खाई साहब उसने। फॉलोड द मील विद स्वीट्स एंड वाइन, और बढ़िया क्वालिटी की उसने वाइन पी, टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, और ये सारी उसको चीज़ें कहाँ मिल गई थी, ग्रोसरी स्टोर में मिल गई थी। देखिए सुपरमार्केट में सभी सेक्शंस होते हैं, जहाँ पे घर गृहस्थी का सारा सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशनरी, ग्रोसरी, सबके अलग अलग सेक्शंस बने हुए होते हैं। तो उसने उस जो रेस्टोरेंट वाला जो सेक्शन था उसमें जाके बढ़िया खाना उसने खाया। फाइनली अब क्या हुआ, अब पूरे दिन से थका हुआ था, लोग उसका पीछा भी कर रहे थे, सब काम था, थक गया था, तो आखिर में उसने सोचा कि अब ऐसा है, सो जाते हैं। तो ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट, वहाँ पे बेचने के लिए बहुत सी रजाइयाँ रखी हुई थी, तो उसने एक रजाई तो ओढ़ ली, रजाइयों का पूरा जो ढेर था उस ढेर के ऊपर वो सो गया साहब। ठीक है, और बढ़िया उसको नींद आ गई, पूरा स्टोर खाली था। देखिए आपके लिए देखिए मैंने हर उसके लिए एक पिक्चर शो किया हुआ है, पूरा स्टोर खाली है और मजे से वो स्टोर में सो गया। अब अगर वो सुबह जल्दी उठने का मैनेज कर लेता, इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन द गुड टाइम, ऑल माइट हैव बीन वेल। अगर वो जल्दी उठ जाता तो सब काम उसका सही हो जाता, लेकिन हुआ क्या, उसकी आंख ही नहीं खुली। फिर देखो क्या होता है साहब, एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। वो तब तक नहीं उठा जब तक कि उस जो सुपरमार्केट था, जो लंदन स्टोर था, उसके जो असिस्टेंट होते हैं, सफाई कर्मचारी वगैरह जो होते हैं, उनको बोलते हैं असिस्टेंट्स। तो जब तक उसके असिस्टेंट नहीं आ गए या उसके जो कर्मचारी नहीं आ गए, वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। उसकी नींद कब खुली, जब वहां पे और कर्मचारी आ गए। When he saw a couple of them, जब उसने 2-4 कर्मचारियों को वहां देखा, कपल का मतलब मोर देन वन आर कॉल्ड कपल, देम अप्रोचिंग, उसने देखा वो उसकी तरफ आ रहे हैं, ही पैनिक्ड, वो उसने पैनिक किया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैनिक? पैनिक का मतलब होता है घबरा गया, मतलब घबरा के उल्टा सीधा कोई काम करना, दैट इज कॉल्ड पैनिक। यानी कि घबराहट में, देखिए कोई भी इंसान जब घबरा जाता है या उसको जल्दबाजी होती है तो वो क्या करता है, गलतियां करता है, तो वो पैनिक हो गया। अब आप आई थिंक समझ गए होंगे पैनिक का मतलब क्या होता है। पैनिक का मतलब होता है कि घबराहट में गलत कदम उठाना, घबराहट में गलत डिसीजन लेना, घबराहट में। तो उसने क्या किया, पैनिक किया और बिगन टू रन, और वो दौड़ने लगा। अगर वो दौड़ता नहीं ना तो आराम से इधर उधर मैनेज कर सकता था वो, लेकिन उसने घबरा कर दौड़ना शुरू किया। अब जाहिर सी बात है, जब स्टोर से कोई आदमी निकल के भागेगा तो स्टोर वाले तो सोचेंगे ना कि भाई रात को कोई चोर था इसमें,
तो वो भी नेचुरली बात थी, वो भी उसके पीछे पीछे उसका पीछा करने लगे। दे नेचुरली गेव ए चेस, उन्होंने नेचुरली रूप से उसका पीछा किया। इन द एंड आखिरकार क्या हुआ, ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ्स। वो कर्मचारी भी बड़े तेज थे और काफी सारे थे, उनकी संख्या ज्यादा थी, उन्होंने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। आखिरकार उसको क्या करना पड़ा, उनसे छुटकारा पाने के लिए जो कपड़े, जो टोपी, जो जूते, शूज, पैंट, ओवरकोट जो उसने पहने हुए थे, वो उसे एक एक करके उतारने पड़े और अपने आप को इनविजिबल करना पड़ा। फिर क्या हुआ देखिए, Once more, he found himself invisible but naked in the chill January air. एक बार फिर से उसको बिना कपड़ों के होना पड़ा, नेकेड, बिल्कुल बिना कपड़ों के, जनवरी की ठंडी ठंडी हवा में उसे वापस कपड़े उतारना पड़ा। अब क्या हुआ साहब देखिए, अब क्या हुआ, अब फिर वो तो बिना कपड़ों के हो गया, इनविजिबल हो गया। अब उसने दिमाग लगाया कि यार क्या किया जाए, तो दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी। अब की बार उसने क्या सोचा कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे वापस विजिबल होना पड़ेगा अगर मुझे दुनिया में रहना है। क्योंकि कपड़े तो पहनने हैं, कपड़े पहनूंगा तो उसमें टोपी दिखाई देगी लेकिन चेहरा दिखाई नहीं देगा, पैर दिखाई नहीं देंगे लेकिन जूते दिखाई देंगे, हाथ दिखाई नहीं देंगे, तो आखिरकार मुझे विजिबल होना ही पड़ेगा। तो उसने अब की बार क्या किया, अब क्या किया उसने कि स्टॉक ऑफ थिएट्रिकल कंपनी, जो नाटक जो कंपनियां होती हैं, स्टॉक ऑफ थिएट्रिकल कंपनी है ना, नाटक कंपनी का जो भंडार गृह होता है जहाँ पे नाटक कंपनी जो थिएटर क्या, ये उस जमाने की 19th सेंचुरी की स्टोरी है, मतलब सन 1900 से पहले की स्टोरी है। तो आप सोचिए कि राइटर, उस जमाने के जो राइटर होते थे वो ऐसे साइंस फिक्शन को लिख सकते थे जैसे जो आज भी पॉसिबल नहीं है। तो उस जमाने में फिल्में वगैरह से लोग मनोरंजन कम होती ही नहीं थी, फिल्में बहुत बाई चांस कभी चार्ली चैपलिन वगैरह की फिल्में बनती थी, तो लोग बाग क्या करते थे, मनोरंजन करने के लिए थिएटर देखा करते थे। थिएटर जिसे हम कहते हैं नाटक, तो वहाँ पे जगह जगह थिएटर बने हुए होते थे। तो अब की बार उसने क्या किया कि किसी थिएट्रिकल कंपनी के स्टॉक यानी भंडार गृह को उसने निशाना बनाया कि भाई वहाँ ही मुझे जाके पूरा सामान मिल सकता है मेकअप का, इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हैव हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स। अब की बार क्या किया कि भाई मुझे तो नाटक कंपनी वाली जगह ही, मैं तो सिर्फ भाई कपड़े तो मैं पहन लूंगा लेकिन जो मेरा खाली स्पेस है, जैसे चेहरा है, गर्दन है, हाथ है, पैर है, उसके लिए मुझे सामान तो वहीं जाकर मिलेगा ताकि मेरे इस एम्प्टी स्पेस को ढका जा सके। तो शिवरिंग विद कोल्ड, ठंड से कांपते हुए, ही हरीड टू ड्ररी लेन। ड्ररी लेन वहाँ पे एक जगह का नाम है लंदन में, जहाँ पे बहुत से जो थिएटर के हैं वो वहाँ पे स्टोर्स हैं पाए जाते हैं। तो ड्ररी लेन की तरफ गया, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, जो उस जमाने के थिएटर वर्ल्ड का या थिएटर संसार का एक केंद्र भी था ड्ररी लेन में। यानी कि बहुत से जो नाटक कंपनियां थी उनके नाटक वहाँ पे हुआ करते थे, या बहुत सारे थिएटर थे वहाँ पे जहाँ पे लोग नाटक देखने के लिए जाया करते थे। ही सून फाउंड ए सुटेबल शॉप, तो जल्दी ही उसको एक सुटेबल शॉप वहाँ पर मिल गई। ही मेड हिज वे, उसने क्या किया, धीरे से भी इनविजिबल तो था ही, तो उसने धीरे धीरे अपना रास्ता बनाया। ही मेड हिज वे, तरीका निकाला, हालांकि इनविजिबल था वो। अपस्टेयर, सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर गया, एंड केम आउट ए लिटिल लेटर वेयरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फोरहेड। और जब वो वापस बाहर निकला तो देखिए उसने क्या किया, अपने पूरे चेहरे पे बैंडेज बांध ली, क्योंकि चेहरे को भी तो विजिबल करना था ना, अब तक तो चेहरा इनविजिबल था, तो पूरे चेहरे पे उसने बैंडेज बांध ली। राउंड हिज फोरहेड, पूरे चेहरे पे, गर्दन पे उसने बैंडेज बांध ली। डार्क ग्लासेस, मोटे मोटे डार्क कलर के ग्लासेस पहन लिए उसने। फॉल्स नोज, नकली नाक लगा ली उसने एक। बिग बशी साइड विस्कर्स एंड लार्ज हैट, और एक बड़ा सा कैप पहन लिया, और जो साइड की जो विस्कर्स होते हैं वो लगा लिए उसने, जिसमें जो बाल, जिसको हम कलम बोलते हैं ना, तो उस जमाने में क्या है, तो बड़ी बड़ी कलम रखते थे लोग बाग, उसको विस्कर्स कहा जाता था। जैसे मूछी होती है ना, मूछों को आगे बढ़ा के कलम तक जोड़ देते थे, तो डेटा का विस्कर्स। और एक
लार्ज उसने हैट पहन लिया। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, और बिना दिखाई दिए बचने के लिए ही कैलोसली अटैक द शॉपकीपर। उसने क्या किया, देखिए लॉलेस तो था ही था, कानून की तो वो परवाह करता ही नहीं था, लॉलेस पर्सन था, कानून को तो वो मानता ही नहीं था। तो अब उसने सोचा था यार ये वापस मुझको ट्रबल कर सकता है शॉपकीपर, मैं निकलूंगा तो कि भाई साहब आप कब घुसे कब निकल रहे हो, ठीक है। तो उसने क्या किया, उस शॉपकीपर को पीछे से अटैक किया, बिहाइंड, अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम। साथ ही साथ उसने क्या किया, जब वो बेहोश हो गया, उसको अटैक किया, मर गया होगा, बेहोश हो गया होगा, तो उसको फिर लूटा उसने, मतलब उसके पास जितने भी पैसे थे वो सारे उसने लूट लिए। हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, तो जितना पैसा उसको वहां पे मिला, देखिए ये आपके सामने द इनविजिबल मैन जो बुक थी H.G. वेल्स की, उस बुक का जो कवर था, टाइटल कवर, जो 1890 के आसपास, 1995 के आसपास ये बुक लिखी हुई थी, तो उसका ये टाइटल कवर बनाया था। तो कुछ इस तरह का, देखिए इसमें नकली नाक भी लगाई हुई है, ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन। अब उसने क्या किया यार, परेशान हो गई, लंदन में बड़ी भीड़ भाड़ है, तो अपन तो ऐसा करते हैं यहाँ से निकल लेते हैं। तो वो वहाँ से निकल जाने के लिए, लंदन को छोड़ने का उत्सुक था। ही टूक ए ट्रेन टू द विलेज ऑफ ईपिंग, तो वो ईपिंग नाम के गांव की ट्रेन उसने पकड़ी। वेयर ही बुक द 2 रूम्स एट द लोकल इन, फिर उसने क्या किया, वहाँ पे जो लोकल इन था, इनका मतलब होता है सराय या होटल। देखिए शहरों में तो होटल होते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो बाई चांस कभी कभार, जैसे आजकल बोलते हैं धर्मशाला बोलते हैं हमारे यहाँ इंडिया में, वैसे ही विदेशों में कम खर्चे में जो किराए पर रहने की जो सुविधा होती थी उसको बोलते थे इन। और आजकल बहुत से होटल का नाम भी, हॉलीडे इन का नाम भी आपने सुना होगा, एक बहुत बड़ा ग्रुप है, होटल वाले भी इन का नाम। तो इन का मतलब होता है सराय, INN, इन का मतलब होता है सराय। तो ये इनका जो खर्चा होता है, एक्सपेंस जो होता है, इनका जो किराया होता है, वो जनरली होटल्स के मुकाबले थोड़ा कम होता है। तो लोग इनको, जो कम बजट में कहीं रुकना चाहते हैं, तो इनको प्रेफरेंस देते हैं। The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. अब देखिए यूरोपियन कॉन्टिनेंट में या लंदन में, ब्रिटेन में, यूके में जो घूमने वाले या टूरिस्ट की जो भीड़ भाड़ होती है इधर उधर जाने वालों की, वो मोस्टली समर सीजन में होती है। विंटर सीजन में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता विंटर सीजन में? क्योंकि विंटर सीजन में टोटल बर्फबारी होती है, स्नोफॉल होता है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो घूमने फिरने वाले तो होते ही नहीं है। अब आप सोचिए किसी एक पर्टिकुलर गांव में कोई ऐसा, एक पूरे गांव में, छोटा सा गांव जहाँ पे सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, वहाँ कोई छोटी सा इन है, कोई सराय है, उसमें अगर कोई बंदा आके रुकता है, वो भी लंबे टाइम के लिए, तो आई थिंक लोगों को थोड़ा यूजुअल नहीं लगेगा, वो उनको क्या लगेगा, उनको थोड़ा अनयूजुअल लगेगा। तो आई थिंक अनयूजुअल का मतलब समझ गए होंगे आप, कि जो यूजुअल ना हो दैट इज कॉल्ड अनयूजुअल, जो रेगुलर ना हो, थोड़ा अजीब लगे। जो ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, और दूसरा स्ट्रेंजर भी कैसा, जिसका कोई मुंह ही नहीं है, पट्टियां बांध रखी हैं, उसका अनकॉमन अपीयरेंस था भाई। सेट ऑल टंग्स वेगिंग, उससे क्या हुआ कि सब की जो जवान थी वो हिलने लगी, अर्थात उन्होंने आपस में गॉसिप करना शुरू या खुसफुसाहट करना शुरू कर दिया, यार ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। तो धीरे धीरे वो जो खुसफुसाहट थी वो धीरे धीरे फैलने लगी। अब देखिए साहब, उसकी जो मकान मालकिन थी, उस इनकी जो मालकिन थी, उसका नाम था मिसिज हॉल। तो मिसिज हॉल द लैंड लॉर्ड्स वाइफ, कौन थी वो? लैंडलॉर्ड की वाइफ थी। मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। अब सब आके मिसेज हॉल को बोलते थे, मिसेज हॉल कौन है, मिसेज हॉल कौन है। अब मिसेज हॉल को तो बेचारी को खुद को ही पता नहीं कौन है। तो उन्होंने उससे क्या किया कि उससे थोड़ा फ्रेंडली होने की कोशिश की। फ्रेंडली का मतलब, कभी उसको लेके चाय पिलाती थी, कभी उसको खाने के लिए, उससे बात करने की भी कोशिश करती थी, तो उससे थोड़ा फ्रेंडली होने की कोशिश की। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन की तो ऐसी कोई डिजायर ही नहीं थी भाई, वो तो लॉलेस पर्सन था, बिल्कुल एंटी सोशल टाइप पर्सन था, उसको तो किसी से मिलना जुलना पसंद ही नहीं था। तो बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, ग्रिफिन की तो कोई डिजायर ही नहीं थी कि वो उससे बात करे। एंड टोल्ड हर
अब देखो साहब, ग्रिफिन ने उससे साफ कह दिया, क्या कह दिया देखो, माई रीज़न फॉर कमिंग टू इपिंग इज़ ए डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड, कि मैडम ऐसा है कि मैं इपिंग में जो आया हूँ वो शांत, सॉलिट्यूड का मतलब शांति की तलाश में आया हूँ, अकेलेपन की तलाश में आया हूँ, एकांत में अकेला रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं इपिंग आया हूँ। मेरी ये डिज़ायर है कि मैं शांति से रह सकूँ। आई डो नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, और मैं नहीं चाहता कि मुझे मेरे काम में कोई भी डिस्टर्ब करे। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, और साथ ही साथ उसने ये कहा कि भाई आप ये जानना चाहते हैं भाई मेरे चेहरे को क्या हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि एक एक्सीडेंट हुआ था जिससे मेरा पूरा का पूरा जो चेहरा है वो पूरा अफेक्टेड हो गया है, या मतलब एक तरह से ख़राब हो गया है, मैं किसी को शो नहीं कर सकता। बिसाइड एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वाज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट। अब उसको तो भाई लगा कि यार अब उसकी बात से सेटिस्फाइड होना ही था, भाई एक साइंटिस्ट था वो भी, और लेकिन एसेंट्रिक था, थोड़ा स्ट्रेंज, पागल, अनयूजुअल, उसको बोलते हैं एसेंट्रिक। लेकिन उसने ये पता चल गया उसकी बातों से कि ये कोई पागल साइंटिस्ट है, या एसेंट्रिक है, बिल्कुल अजीब साइंटिस्ट है, कोई स्ट्रेंज है, अनयूजुअल है। तो एसेंट्रिक मीन्स ये एसेंट्रिक के जो सिनोनिम्स है, वियर्ड, स्ट्रेंज, अनयूजुअल, साइंटिस्ट, एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस। और दूसरी बात ये थी कि उसने सारा का सारा जो रहने का जो उसका किराया था वो उसको ऑलरेडी एडवांस में दे चुका था, तो उसके ऐसा वही लालच भी था कि भाई कोई बात नहीं बोलता चालता तो अपने को क्या, अपने को तो किराए से मतलब है, किराया अपने को अगला एडवांस में दे ही चुका है। मिसिज हॉल वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर। अब जब पैसा मिल गया तो वो जो मिसिज हॉल जो थी उसको एक्सक्यूज करने को या माफ़ करने को तैयार हो गई। किसको माफ़ करने के लिए तैयार हो गई? उसके अजीब व्यवहार को, इरिटेबल टेम्पर को, इरिटेबल है ना चिड़चिड़े व्यवहार को, गुस्से वाले व्यवहार को भी माफ़ करने के लिए, अजीब आदतों को एक्सक्यूज करने के लिए वो तैयार हो गई। अब क्या हुआ साहब, काफ़ी दिन बीत गए, बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, ज़्यादा समय तक नहीं चली। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। आखिरकार एक समय ऐसा आया कि ग्रिफिन को ये स्वीकार करना पड़ा कि भैया अब मेरे पास कोई रेडी कैश नहीं है। भी मकान मालकिन ने किराया मांगा होगा तो उसने कहा कि मैडम अब मेरे पास अभी देने को रेडी कैश नहीं है। ही प्रिटेंडेड, फिर उसने क्या बहाना किया, क्या प्रिटेंड किया, प्रिटेंड का मतलब बहाना किया। क्या प्रिटेंड किया उसने? हाउएवर दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग ए चेक अराइव एट एनी मोमेंट। उसने कहा कि मैडम ऐसा है कि मेरे पास कभी भी कभी भी चेक आने वाला है एक मेरे पास, तो जैसे ही मेरा चेक आएगा तो मैं आपको किराया दे दूंगा। तो वो एक चेक को एक्सपेक्ट कर रहा था या मेरा कोई चेक आने वाला है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड a curious episode occurred very early in the morning. A clergyman and his wife were awakened by noise in the study. फिर देखिए क्या होता है। अब वो गांव ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा गांव था, सब एक दूसरे को जानते भी थे। तो गांव का जो क्लर्जीमैन था, क्लर्जीमैन का मतलब होता है फादर वगैरह जो होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पंडित होते हैं, मुसलमानों में मौलवी होते हैं, उसी प्रकार जो क्रिश्चियंस होते हैं उनमें क्लर्जीमैन होते हैं, पादरी होते हैं। एंड हिज वाइफ वर अवेकन, तो वो उसकी जो मिसेज थी वो दोनों जागे अर्ली मॉर्निंग। क्यों जागे? उनकी जो स्टडी थी, स्टडी रूम होता है हर घरों में, उस स्टडी में से आवाज़ आ रही थी। उन आवाज़ों को सुनकर वो जो हस्बैंड वाइफ थे दोनों जाग गए। अब वो क्या हुआ साहब, जब घर में मान लीजिए हमको लगे कि भाई कोई चोर घुस आया है तो हम एकदम से भाग के थोड़ी जाते हैं कि चोर के सामने भाग के गए। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, वो एक तरीके से बिल्कुल धीरे धीरे रैंग कर नीचे सीढ़ियों से नीचे उतर कर आया। देखिए विदेशों में क्या होता है कि बेडरूम्स वगैरह ऊपर ही होते हैं, बाकी घर का और जो पोर्शन होता है वो नीचे होता है। तो वो बिल्कुल डाउन स्टेयर बिल्कुल रैंगते हुए बिल्कुल स्लोली आए। दे हियर द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन डेस्क, और
उस ज़माने में जो सोने के वगैरह के सिक्के चलते थे, जो पाउंड जो होता था, एक सोने के सिक्के के बराबर 1 पाउंड हुआ करता था। तो क्लर्जी मैन की जो डेस्क थी उसमें से सिक्कों के खनखनाहट की आवाज़ आ रही थी। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना कोई आवाज़ किए, एंड विद ए पोकर। अब ये पोकर क्या होता है? देखिए, पोकर के 2 मतलब होते हैं। एक पोकर तो होता है ताश का खेल। ताश में एक खेल होता है, उसको पोकर कहा जाता है, जिसमें जोड़े वगैरह बनाते हैं उसको पोकर में। और एक पोकर का मतलब होता है जो फायर प्लेस जो होते हैं उसमें आग को खोदने के लिए जो औजार काम में लिए जाते हैं उन्हें पोकर कहा जाता है। तो विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद ए पोकर ग्रैस्प्ड फर्मली इन हिज हैंड। अब भाई चोर के पास जा रहे हो तो आपके पास कुछ ना कुछ हाथ में हथियार तो होना चाहिए। तो क्लर्जीमैन ने क्या किया? एक पोकर हाथ में ले लिया, बड़ी मजबूती से उसको पकड़ लिया और वो उस नॉइज की तरफ बढ़ता जा रहा था। द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर। एकदम से झटके के साथ उसने वो दरवाजा, फ्लंग का मतलब ये उछल कर, ओपन द डोर, दरवाजा खोला और क्या बोला? सरेंडर, अपने आप को सरेंडर कर दो। लेकिन सरेंडर कौन कर दे? कमरे में तो कोई था ही नहीं। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी। कमरा जो था उन्हें बिल्कुल खाली नजर आया। जैसे उन्होंने दरवाजा खोला, कमरे के अंदर कोई भी नहीं था। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क। अब पूरे घर में उसकी तलाशी शुरू हुई। डेस्क के नीचे देखा, बिहाइंड द कर्टन, पर्दों के पीछे देखा, और इवन अब चिमनी तक में देख लिया, कोई चिमनी के अंदर कोई नहीं चढ़ गया हो। देखिए, चिमनी क्या होती है कि जो ठंडे इलाके होते हैं उनमें घर को गर्म रखने के लिए एक फायर प्लेस होता है। उस फायर प्लेस का जो धुआं निकालने के लिए घर के बीचों बीच एक चिमनी निकाल दी जाती है, ताकि वो धुआं घर के अंदर नहीं भरे, वो सीधा बाहर निकल जाए। उसे चिमनी कहा जाता है। देयर वाज एन साइन ऑफ एनीबडी, लेकिन वहां तो किसी का चिन्ह तक नहीं था। येट द डेस्क हैज बी ओपन, लेकिन डेस्क तो खुली हुई थी। जिस डेस्क में से सिक्के लेने की आवाज आ रही थी वो डेस्क खुली हुई थी। एंड द हाउस कीपिंग मनी वाज मिसिंग, और घर का खर्चा चलाने के लिए जो पैसा था वो पैसा गायब था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, और बिल्कुल ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मामला था। कोई दिखाई भी नहीं दिया, डेस्क भी नहीं है, एकदम से आवाज आ रही है, लेकिन चोरी भी हुई है, लेकिन चोर गायब है। द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। पूरे दिन वो इसके मुंह से एक ही आवाज आती रही, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, यानी कि ऐसा मामला तो मैंने कभी भी नहीं देखा। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसिज हॉल्स फर्नीचर ए लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। लेकिन ये उतना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था जितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिसिज हॉल जो थी, उनका जो फर्नीचर ने जो कारनामे किए, वो कारनामे, उन कारनामों के सामने तो ये कारनामा कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था। तो देखिए मिसिज हॉल के फर्नीचर ने क्या किया। अब क्या हुआ साहब, जब वो, जाहिर सी बात है ये तो आपको पता चल गया होगा कि क्लर्जीमैन की चोरी किसने की थी? ग्रिफिन ने की थी। लेकिन जैसे ही वो होटल से चोरी करने के लिए निकला, उसने क्या किया? अपना दरवाजा खुला छोड़ दिया, जिस दरवाजे को वो हमेशा बंद रखता था। तो द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। कि अरे ये क्या हुआ, साइंटिस्ट का ये जो दरवाजा तो हमेशा बंद रहता है, आज ये खुला कैसे है? तो चलो पता करते हैं। आज तो मौका मिल गया ना भाई, कि देखे तो सही इसके अंदर क्या क्या इसने छुपा रखा है। यूजुअली इट वाज शट, जनरली तो वो क्या करता है, दरवाजा शट करता है, बंद रखता है। एंड लॉक्ड, हमेशा उसमें कुंडी लगा के रखता है, लॉक करके रखता है उसको। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीबडी एंटर हिज रूम, और कभी भी कोई उसके कमरे में घुसता था तो फ्यूरियस का मतलब अत्यधिक क्रोधित हो जाता था। वेरी एंग्री, फ्यूरियस मीन्स वेरी एंग्री। इफ एनीवन एंटर हिज रूम द अपॉर्चुनिटी सीम्स टू बी गुड टू बी मिस्ड, और अपॉर्चुनिटी उनको इतनी बढ़िया लग रही थी कि अब इस अपॉर्चुनिटी को तो मिस किया नहीं जा सकता था, कि भाई आज तो देख ही लेना चाहिए कि अंदर क्या है। क्यों? दरवाजा खुला है, आदमी गायब है, तो कम से कम तलाशी तो ले लें उसके घर की। दे पीप्ड राउंड द डोर, उन्होंने दरवाजे से झांक के देखा। पीप का मतलब
झांक कर देखना। देखिए जो हमारा जो देखना, हिंदी में तो हमारे एक होता है देखना, लेकिन इंग्लिश में बड़े सारे मीनिंग होते हैं साहब इस देखने के। अगर आप जनरली देख रहे हो तो सी, अगर थोड़ा ध्यान से देख रहे हो तो लुक, घूर के देख रहे हो तो स्टेयर, ठीक है, और एक नज़र में देख रहे हो तो ग्लैंस, थोड़ा और ज़्यादा ध्यान से देख रहे हो तो बिहोल्ड, और अगर टीवी देख रहे हो तो वॉच, और झांक के देख रहे हो तो पीप। तो पीप्ड का मतलब झांक कर देखना। तो जब उन्होंने झांक कर देखा, द डोर सा नबडी, तो उनको कमरे में कोई दिखाई नहीं दिया, एंड डिसाइड टू इन्वेस्टिगेट। फिर उन्होंने क्या किया कि भाई ऐसा है, आज तो इन्वेस्टिगेशन कर ही लेते हैं। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, भाई बिस्तर जो पड़े हुए थे वो ठंडे थे। कोल्ड का मतलब ठंडे थे, क्योंकि देखो जब तक इंसान बेड के अंदर रहता है, बिस्तर, जैसे बिस्तर हमको गर्म रखता है ना, तो हम भी बिस्तर को गर्म रखते हैं। तो द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, बिस्तर तो ठंडा पड़ा था, इसका मतलब काफ़ी देर से कोई आदमी यहाँ पर नहीं है। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, कि कुछ देर से वो साइंटिस्ट यहाँ पे गया हुआ होगा यहाँ से। एंड द स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम, लेकिन वो जो पट्टियाँ वगैरह बांध के रखता था इनविजिबल पार्ट के ऊपर, वो पट्टियाँ भी वहाँ पे पड़ी हुई थी, और जो कपड़े थे उसके, वो कपड़े भी पड़े हुए थे। ऑल ऑफ ए सडन, लेकिन जब भी क्या हुआ साहब, मिसिज हॉल हियर्ड ए स्निफ क्लोज टू हर ईयर। मिसिज हॉल जो थी, उसकी जो मकान मालकिन थी, इनकी जो मालकिन थी, उसको अपने कानों के पास स्निफ का मतलब सांस लेने की आवाज महसूस हुई साहब। ए मोमेंट लेटर द हेड ऑन द बेड पोस्ट लीप्ड अप एंड डैश्ड इट सेल्फ इनटू हर फेस। फिर क्या हुआ साहब, देखिए ये आपको एक कैप दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको मिसेस हॉल दिखाई दे रही है, और ये देखिए टोपी आई और उनके मुंह पे जाके टकराती है, यानी कि पता नहीं कैसे वो बेड से टोपी उछलती है और सीधी आके वो मिसेस हॉल के चेहरे पे टकराती है। फिर क्या होता है साहब, देन द बेडरूम चेयर बिकम अलाइव। फिर क्या होता है साहब, बेडरूम में वो एक चेयर पड़ी हुई रहती है, वो जिंदा हो जाती है, यानी कि उसके अंदर प्राण आ जाते हैं, उसके अंदर आत्मा घुस जाती है चेयर में। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, जीवंत हो गई साहब बेडरूम की चेयर। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, देखिए स्प्रिंग कर रही है, उछलने लगी। एंड इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट, और आके सीधी वो मिसिस हॉल की टांगों से टकराई। पहले तो वो चेयर उछली और आके मिसिस हॉल की टांगों से टकराई। As she and her husband turned away in terror, अब देखिए किसी की भी इंसान के सामने ऐसा कोई हादसा हो कि कुर्सी अपने आप उठे, टोपी अपने आप उठे और मुंह के आके टकराए, कुर्सी उठे और पहले तो वो उछले कुर्सी और फिर आके सीधी टांगों से टकराए, तो कौन नहीं डर जाएगा। तो यही हाल मिसेस हॉल का हुआ। एंड शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर, वो भय के मारे वहाँ से भागने के लिए मुड़े। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश देम बोथ आउट ऑफ द रूम, और उस कुर्सी ने क्या किया, उनको पहले तो पीटा और पीट के उन्होंने उन दोनों को कमरे से बाहर निकाल दिया। एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और फिर क्या हुआ, वो दरवाजा भड़ाक से बंद हुआ और अंदर से वो लॉक हो गया। अब देखो साहब, जिसके घर में ऐसे हादसे हो तो उसका क्या हाल होगा, उसका तो दिमाग ही खराब हो जाएगा। तो मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन द हिस्टेरिक्स, वो तो एक तरह से पागल हो गई। हिस्टेरिक्स का मतलब उसको एक दौरा सा पड़ गया था, पागलपन का दौरा पड़ गया था। शी वॉज कन्विंस दैट, उनको ये पूरा विश्वास था, वो बिल्कुल कन्विंस हो चुकी थी। किस बात के लिए कन्विंस हो चुकी थी, द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट, कि भैया इस कमरे को तो आत्माओं ने घेर लिया है, यानी कि ये जो मेरा जो कमरा है, जो मैंने उस साइंटिस्ट को किराए पे दिया है, ये तो अब बुरी आत्माओं का घर बन गया। दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कास्ट दिस टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और शायद उस अजनबी ने क्या किया है, इन आत्माओं को इस फर्नीचर में घुसा दिया है।
ये देखिए भूतों की आत्माएं कैसे, ये जो आत्माएं हैं कैसे भटक रही हैं। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर। अब उसे याद आने लगा कि मेरी बेचारी माँ इस कुर्सी पे बैठा करती थी, जिस कुर्सी ने आज उसको पीटा था उस कुर्सी पर कभी उसकी माँ बैठा करती थी। शी मोन, वो रोई। मोन का मतलब रोते हुए बोलना, दैट इज कॉल्ड मोन। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। और आज वो कुर्सी मेरे खिलाफ खड़ी हो गई, आज वो कुर्सी मेरे खिलाफ खड़ी हो गई। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज बाई विच क्राफ्ट। भाई उसके अंदर, उसके पड़ोसियों के अंदर यही फीलिंग आई जब उसने बाहर जाके सारे पड़ोसियों को एक किस्सा बताया और सारा जो ट्रबल था उससे सोचा कि ये तो सब एक न किसी चुड़ैल का काम है, चुड़ैल का जादू है। बट विच क्राफ्ट और नॉट, when news of the burglary at the clergyman home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. लेकिन जब क्लेर्जीमैन की चोरी की बात पूरे शहर में फैली तो भाई विचक्राफ्ट था या नहीं था, लेकिन जब क्लेर्जीमैन की जो न्यूज़ वहाँ पहुँची, बट विचक्राफ्ट और नॉट, व्हेन द न्यूज़ ऑफ बर्गलरी एट द क्लेर्जीमैन होम बिकेम नॉन, पता चली, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड हैविंग हैड ए हैंड इन इट। तो सबका जो शक जो गया वो उस साइंटिस्ट के ऊपर ही गया कि भाई कुछ ना कुछ हो, इसका जरूर लेना देना है। सस्पिशन ग्रीव इवन स्ट्रोंगर। अब क्या हुआ साहब, वो सस्पिशन और भी बढ़ गया, जो शक था वो और ज्यादा स्ट्रोंग हो गया। कैसे? व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश। जब उसने वो जो कैश वहां से चुराया था, किसके यहाँ से? क्लेर्जीमैन के यहाँ से। वो जब उसने मकान मालिकिन को दिया तो वो शक और भी, कल तक तो ये आदमी कह रहा था कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, आज उसके पास देने के लिए एकदम से पैसा कहाँ से आ गया? उस जमाने में तो गूगल पे भी नहीं चलता था, पेटीएम भी नहीं था, उस जमाने में तो फोन पे भी नहीं था, पैसे बैंकों से ट्रांसफर भी नहीं होते थे, खाते टू खाते ट्रांसफर हो जाए, तो एकदम से पैसा कहाँ से आ गया? He had admitted not long before that he had no money. भाई कुछ दिनों पहले तो उसने स्वीकार किया था कि उसके पास पैसा ही खत्म हो गया, अब एकदम से उसके पास देने के लिए इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया? द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर। तो लोगों ने क्या किया, जो विलेज का, जो हमारे यहाँ गांव में भी बीट प्रभारी होते हैं, तो वहाँ पे हर गांव में कांस्टेबल होता है, तो विलेज का जो कांस्टेबल था उसको चुपचाप बुलाया गया, सीक्रेटली उसको बुलाने के लिए भेजा गया। अब क्या हुआ साहब, उनको क्या करना चाहिए था? वेट करना चाहिए था कि भाई कांस्टेबल का आने का वेट करे। लेकिन महिलाएं जो होती हैं वो इतनी मतलब सहनशील नहीं होती है, तो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, कि बजाय कांस्टेबल का वेट करने के, मिसेज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। मिसेज हॉल पहुंच गई किसके पास? साइंटिस्ट के पास। हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। अब वो क्या हुआ, रहस्यमय रूप से उस बेडरूम से अपीयर हुआ था। भाई जैसे वो बेडरूम से निकला, कपड़े उपड़े पहन लिए उसने, पट्टी वट्टी लगा ली, तो वो बेडरूम से अपीयर हुआ। तो अब देखिए मिसेज हॉल उससे पूछ रही है, क्या पूछ रही है देखो, आई वांट टू नो व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माय चेयर अपस्टेयर। मैं तुमसे ये जानना चाहती हूँ कि तुमने ऊपर जो मेरी कुर्सी है, उस कुर्सी के साथ तुमने ये क्या किया कि वो कुर्सी उछलने लग गई, हमको मारने लग गई। शी डिमांडेड एंड आई वांट टू नो how it is you come out of an empty room and how you entered a locked room। और तुम ये बताओ कि तुम खाली कमरे से बाहर कैसे आए, तुम जो दरवाजा अंदर से बंद था तुम उसके अंदर घुसे कैसे? अब साइंटिस्ट को लगा गया तेरी तो पोल खुल गई। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। अब उसको तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि भाई लॉलेस पर्सन था, इतना ज़्यादा इल टेम्पर्ड था, बात बात पे उसको गुस्सा आता था। तो ये जब सारी बातें उसने सुनी तो उसने सोचा कि यार अपनी तो पोल खुलने वाली है, तो वो इल टेम्पर्ड हो गया, क्विक टेम्पर्ड हो गया, उसको तुरंत गुस्सा आ गया। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस। अब वो अत्यधिक क्रोधित हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम। तुम नहीं समझती कि मैं क्या हूँ और मैं कौन हूँ। ही शाउटेड, वो चिल्लाया, वेरी वेल, ठीक है, आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो उससे कहता है कि भैया ऐसा है मैडम, आप शायद जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ, ठीक है मैं तुमको दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ।
सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, उसने क्या किया, देखिए पिक्चर में, देखिए चित्र में दिखाई दे रहा है कि उसने अपनी सारी बैंडेज उतार के फेंक दी, विस्कर्स उतार के फेंक दिए, स्पेक्टिकल्स फेंक दिया, इवन नोज भी उतार के फेंक दी। और ऐसा करने में उसे केवल 1 मिनट का समय लगा। ये देखिए, द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेरिंग एट ए हेडलेस मैन। अब जो डरे हुए जो लोग थे, अब ये दृश्य देख के डर गए कि उनके सामने कौन था, एक ऐसा आदमी जिसका तो सिर ही नहीं है, टोपी है, चश्मा है। मिस्टर जेफर जो कांस्टेबल तो था, नाउ अराइव्ड, वो आ चुका था अब तक, एंड वाज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट हेड। अब वो बड़ा सरप्राइज हुआ क्योंकि उसको एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करना था जिसका कोई हेड ही नहीं है। देयर फॉलोड ए रिमार्केबल सीन एज द पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ ए मैन who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another। अब तो उसके बाद में जो रिमार्केबल जो सीन आया, उसको देख के जो पुलिसमैन जिस आदमी को ट्राई पकड़ने की कोशिश कर रहा था, वो तो धीरे धीरे और भी गायब होता जा रहा था। क्यों? कि वो एक एक करके अपने सारे कपड़े उतार कर फेंक रहा था, और जैसे जैसे वो कपड़े उतार के फेंक रहा था वो गायब होता जा रहा था। फाइनली, आखिरकार क्या हुआ, ए शर्ट फ्लू इनटू द एयर, हवा में एक शर्ट उछली, एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल। तब कांस्टेबल ने पाया कि वो तो एक ऐसे आदमी से संघर्ष कर रहा था जिसे तो वो देख ही नहीं सकता था। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने भाई उसकी, पुलिस वाले की मदद करने की कोशिश की कि वो उसको पकड़ सकें। hit by blows but found themselves hit by blows that seems to come from nowhere। लेकिन उनमें जब वो घूंसे पड़ने लगे ना इनविजिबल मैन के, क्यों, वो तो सबको देख सकता था, उसे कोई नहीं देख सकता था, तो जो भी मदद को आता उसी में जब ब्लो पड़ने लगे, घूंसे पड़ने लगे, धक्के पड़ने लगे, तो सब के सब उल्टे हो गए और लोगों को पता ही नहीं था कि घूंसे आ कहाँ से रहे हैं, ये ब्लो आ कहाँ से रहा है। इन द एंड Jaffer was knocked unconscious as he made a last attempt to hold him on to the unseen scientist। आखिरकार जब जेफर अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस का मतलब बेहोश हो गया, नॉक्ड का मतलब हार गया बिल्कुल, नॉकआउट का मतलब बिल्कुल पछाड़ खा के गिर जाना, दैट इज कॉल्ड नॉक्ड। जब उसने अपना आखिरी प्रयास किया उस अनसीन साइंटिस्ट को पकड़ने का। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, चारों तरफ लोग नर्वस हो गए थे, भाई नर्वस ही होने थे पिट पिट के, और चारों तरफ एक्साइटेड क्राइज आ रही थी, चीख चिल्ला रहे थे लोग बाग, होल्ड हिम, इसको पकड़ो पकड़ो पकड़ो। लेकिन पकड़े कहाँ से? बट दिस वाज इजियर, कहना आसान था, सेड दैट डन। लेकिन ये ऐसा हो जाएगा ये कहना आसान था। ग्रिफिन हैड सेकंड हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने खुद को आज़ाद कर लिया, एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। और अब जब ग्रिफिन ने खुद को आज़ाद ही कर लिया तो कोई तो ये जानता ही नहीं था कि अब उसको पकड़ा कैसा जाए। तो दोस्तों इसी के साथ ये हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। आई थिंक ये चैप्टर बड़ा ही, मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ये चैप्टर, आपको भी पढ़ने में बड़ा मज़ा आया होगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो चैप्टर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।